हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे गन शॉट के साथ में फिफ्थ सेमेस्टर में। फर्स्ट और सेकंड पेपर मिलाकर टोटल 16 यूनिट हैं, जिनमें से ये दूसरा गन शॉट हम बना रहे हैं। और बस आप लोग संभाल लेना, प्यार देते रहना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हम लोगों ने समेट दिया है। फिफ्थ सेमेस्टर एक सप्ताह यानी आने वाले, आज संडे है, अगले संडे तक हम लोग पूरे 16 गन शॉट डालने वाले हैं। यानी एक सप्ताह के अंदर फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री भी उड़ा देंगे। तो भैया जो लोग भी लगातार जुड़े हुए कमेंट में लिख देना जिंदा है, और अंधाधुंध तरीके से आइए शुरू करते हैं। देखो भैया, पहला जो गन शॉट हम लोगों ने पढ़ा था वो था कैटालिस्ट और कैटालिसिस भाई, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उत्प्रेरक के बारे में बात करी थी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। बायो आप लोग जानते हो भैया, लोग बचपन में कहते हैं बायो ले हुए की मैथ, यानी जीवों से संबंधित जब बात करी जाएगी तो बायो कह देंगे उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इसमें हम लोग केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे लेकिन बायो इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, यानी जीवों से रिलेटेड होंगी। जैसे सबसे पहले फालतू का अनसेंट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं, जो जो पेपर में आता है वही गन शॉट के अंदर शामिल किया है। आप पेपर उठा के देखना कितनी बार ट्रेस एलिमेंट आए हुए हैं। ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं समझो भैया, वे एलिमेंट जो हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अपनी भाषा में याद कर लो कि ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं, जो बहुत कम मात्रा में होते हैं बॉडी में लेकिन आवश्यक बहुत होते हैं भैया। इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं, एंजाइम की दिक्कत हो सकती है। तो ये शरीर के विभिन्न एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, और शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। यानी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उनमें हेल्प करते हैं, उन्हें ठीक करने में भाई, ठीक है। तो ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भैया, पहला हो गया आयरन। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि आयरन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन है, आयरन है। आयरन की कमी का मतलब क्या, हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन क्या होता है, अभी इसी वन शॉट में आपको दिखाएंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिसके अंदर एक मेटल होती है और एक पूरी रिंग होती है, हीम प्लस ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन हो गया। तो आयरन की कमी का मतलब क्या, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। एनीमिया रोग हो जाता है, सभी को पता है, इसका काम हीमोग्लोबिन का निर्माण करना होता है। यह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन ही तो होगा जो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस करेगा। तो ये सब काम होता है किसका, आयरन का भाई, ठीक है। दूसरा है जिंक। जिंक जिसे हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। कभी कभी मम्मी जाती होंगी तीर्थ मेले पे, वहां से भैया लेके आती होंगे अंगूठी, और अंगूठी ऐसे करके दबाओ टूट जाती है, वो जिंक की होती है, जस्ते की होती है। इनका कार्य एंजाइम एक्टिविटी हो गई, घाव भरना हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाना हो गया, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने का सिस्टम है, इनकी कमी से वृद्धि रुक जाती है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यानी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कॉपर एक ट्रेस एलिमेंट है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है तथा एंजाइम का पार्ट होता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन है, सबको पता है, यहां पर थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। बचपन में, अगर आप बचपन में सभी छोटे होते हैं, जब आप छोटे होगे तो आपने देखा होगा भैया, दूरदर्शन पे एक नाटक आता था, यहाँ बड़े बड़े इंतजाम उनके लटक रहे होते थे, घेंगा रोग हो जाया करता था आयोडीन की कमी से। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनने में मदद करता है भाई, ठीक है। फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन भी हड्डियां हैं, दांत हैं, इन सबको मजबूत बनाता है। इनकी कमी से क्या होता है, दांत खराब हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मैग्नीज होता है, ये भी हड्डियों के निर्माण में, एंजाइम को एक्टिव करने में और मेरे भाई ग्रोथ वगैरह में कामयाब होता है मैग्नीज। कोबाल्ट क्या होता है, यह विटामिन B12 का पार्ट होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। फिर हो गया सेलेनियम। सेलेनियम क्या होता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हार्ट और मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, इसकी कमी से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सेलेनियम की आवश्यकता। क्रोमियम होता है, ये ग्लूकोज है, मेटाबॉलिज्म है, इसे रेगुलेट करता है, इसकी कमी से डायबिटीज वगैरह रोग हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो ट्रेस एलिमेंट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं तथा एंजाइम्स, हार्मोन्स और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही वो सब किसकी वजह से हो रही हैं, हार्मोन्स की वजह से हो रही हैं, एंजाइम्स की वजह से हो रही हैं। तो यानी हम कह सकते हैं अगर ट्रेस एलिमेंट्स ना हो तो शायद शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी क्रियाएं रुक जाएंगी और हम बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ सकते हैं भाई, ठीक।
अगला नाइट्रोजन फिक्सेशन एक टॉपिक है जो पेपर में बहुत आता है, ये भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। जो भी गन शॉट यहां पे दे रहा है उसमें छोड़ने लायक कुछ नहीं है, बोले पहले ही शॉर्ट कट, तो पहले ही शॉर्ट है, ऊपर से भी कट कर दोगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये जो वीडियो जब हम दें आने वाले 7 दिनों के अंदर, जो 16 मतलब 14 बचे हुए वन शॉट डालेंगे, सब कुछ देख डालना, अगले संडे तक केमिस्ट्री उड़ जाएगी भैया, ठीक। इसी महीने में बंदा धुंधी वाला, देखो दाढ़ी वाड़ी बना के हीरो वीरो बन के, आवाज भी बिल्कुल ठीक लग रही होगी, गले में थोड़ी दिक्कत हुई थी, दवाई ववाई ले ली, ठीक हो गया भैया, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? देखो नाइट्रोजन हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन होती है 78%, लेकिन वो जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है उसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं, कभी नाइट्रेट में बदल लेते हैं, अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे ही हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं भाई, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हमारा जो वातावरण है 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। जब इस फ्री नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स कर देना, स्थिर कर देना, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। कहने के लिए तो नाले में भी पानी है, डायरेक्ट थोड़ी पी सकते हैं, पानी तो बहुत जगह पे है, लेकिन उसे पीने लायक बनाना पड़ेगा ना। उसी तरीके से जो नाइट्रोजन है उसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैसा पहला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल में क्या होगा, ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, कोई ना कोई बैक्टीरिया वगैरह की सहायता से, नाम ही है बायोलॉजिकल, हम लोग नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। जैसे एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को NH3 यानी अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक या नेचुरल फिक्सेशन भी होता है, यानी जो वातावरण है उसमें नाइट्रोजन अपने आप कन्वर्ट हो जाती है हमारे यूज करने लायक। तो लाइटनिंग के समय जब बिजली वगैरह कड़कती है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे नाइट्रोजन और O2 जो है वो रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना लेते हैं। यानी नॉर्मली बात करें तो ये नाइट्रोजन है, लेकिन जब बिजली वगैरह कड़केगी तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेंगे, इस तरीके की सारी चीजें चलेंगी भाई, ठीक है। रेन के साथ सॉइल के यानी मिट्टी के संपर्क में आकर ये नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट में आ जाते हैं, ठीक। ऊपर बिजली कड़की, बिजली कड़कने से क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सब बने, और फिर बारिश के साथ में वो नीचे आ गए भाई, ठीक। उसके बाद इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। 11th-12th में आपने पढ़ा होगा हैबर विधि। हैबर विधि क्या हुआ करती थी, जब नाइट्रोजन की रिएक्शन कराते हैं H2 यानी हाइड्रोजन के साथ में, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और उसे अपनी सुविधा के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। इस NH3 को फर्टिलाइजर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, फर्टिलाइजर बोले तो खाद वगैरह बनाने में इस अमोनिया का इस्तेमाल करा जाता है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये प्लांट के लिए प्रोटीन है, DNA है, RNA है, क्लोरोफिल है जिससे पत्तियां हरी होती हैं, ये सब बनाता है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाता है, मतलब अच्छा उपजाऊ बनाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए आवश्यक होता, खेती बाड़ी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक। अगला मेरे भाई एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटालोपोरफायरिन। ये भी समझो भैया, यहाँ पे 2 पार्ट हैं इसमें। एक तो है मेटालो, मेटालो का मतलब क्या होता है, मेटल। हमने हमेशा पढ़ाया है मेटल को हिंदी में कहते हैं धातु। क्या कहते हैं, धातु। और आप धा से याद कर लो, जिसके ऊपर भी धन आयन यानी प्लस होगा, धनायन मतलब धा से धनायन, धा से धातु, जिसके ऊपर भी प्लस होगा, जैसे इनके ऊपर प्लस होता है तो ये धातु हैं, जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे मेटल यानी धातु होंगे। पोरफायरिन क्या है, ये एक रिंग होती है, जब धातु और ये रिंग मिल जाती है तो उसे मेटालोपोरफायरिन कह देते हैं। देखो लिखा हुआ है, पोरफायरिन क्या होती है, एक रिंग होती है जो 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनी होती है, यानी 4 पायरोल रिंग मिला देते हैं, पोरफायरिन बन जाती है। जब इस पोरफायरिन रिंग के सेंटर में एक मेटल आयन आ जाता है, पोरफायरिन रिंग है, बीच में कौन आ गया, मेटल आ गया, मेटालो हो गया, वो कोऑर्डिनेट होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन को मेटालोपोरफायरिन कहते हैं। यानी पोरफायरिन में मिला कौन, मेटल आयन, तो क्या बनेगा, मेटालोपोरफायरिन बनेगा। पेपर में जब आया तो उन्होंने कहा आपको एग्जाम्पल लेना है हीमोग्लोबिन का। हालांकि मेटालोपोरफायरिन कई होते हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन होता है, इनमें मेटल कौन होती है, Fe डबल पॉजिटिव इसमें मेटल की फॉर्म में होती है, इसमें Fe डबल पॉजिटिव मेटल की फॉर्म में होती है। क्लोरोफिल जो पेड़ों में होती है इसमें मैग्नीशियम होती है, ठीक। विटामिन B12 में कौन होता है, कोबाल्ट होता है। उसके अलावा साइटोक्रोम्स में कौन होता है, आयरन होता है। तो इस तरीके से कई मेटालोपोरफायरिन्स होती है, लेकिन हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हीमोग्लोबिन का,
क्योंकि यही उदाहरण में पेपर में आता है और पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन बचपन से पढ़ाया गया है। क्या होता है हीमोग्लोबिन मेरे भाई? एक प्रोटीन ही है ये, जो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले जाने, कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करेगा। ब्लड इसी की वजह से रेड होगा। तो यह एक ऑक्सीजन कैरियर मेटालोपोरफायरिन है, यानी कैरियर मतलब ले जाने वाला। जो ये नहीं तुमने देखा होगा ट्रकों पे, कई लोगों को तो अभी भी नहीं पता होगा, ट्रकों पे लिखा होता था गुड्स कैरियर। तो हम लोग समझते थे गुड्स माने अच्छा, कैरियर माने भविष्य। अबे नहीं, गुड्स माने सामान, कैरियर माने ढोने वाला, ले जाने वाला। तो भैया ट्रांसपोर्टेशन में कैरियर शब्द का करियर नहीं है, ये कैरियर है भाई, ठीक। सामान ढोने वाला होता है, इसलिए ट्रक लिखा होता है, ट्रक पे लिखा होता है। यह एक ऑक्सीजन कैरियर होता है जो आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, सभी को पता है खून में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होती हैं। तो ये आरबीसी में पाया जाता है। इसके सेंट्रल में कौन होता है? Fe डबल पॉजिटिव आयन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। Fe डबल पॉजिटिव आयन पोरफायरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन, सभी को पता है जब 4 हम लोग जब पूरी पोरफायरिन रिंग होगी तो उसमें 4 नाइट्रोजन एटम होंगे जिनसे Fe डबल पॉजिटिव आयन जुड़ा होगा। यानी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है हीमोग्लोबिन। हीम एक मेटालोपोरफायरिन ग्रुप होता है जिसमें Fe डबल पॉजिटिव आयन पाया जाता है। ग्लोबिन जो है वो इसका प्रोटीन पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो हीम है वो मेटालोपोरफायरिन ग्रुप है, यानी जिसमें मेटल पाया जाएगा, और पोरफायरिन रिंग पाई जाएगी, मतलब 4 पायरोल पाए जाएंगे, ठीक। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप होते हैं। सबको पता होना चाहिए कि भैया जो हीमोग्लोबिन है उसमें कितने हीम ग्रुप होंगे? तो टोटल 4 हीम ग्रुप होते हैं। हर हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होता है, इसलिए एक हीमोग्लोबिन हमेशा 4 ऑक्सीजन को एक साथ ले जाके जा सकता है, ठीक है। तो एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन को ले जाएगा। हीमोग्लोबिन में टोटल 4 हीम ग्रुप होते हैं, इसलिए ये एक बार में 4 ऑक्सीजन को ले जा सकता है। हीमोग्लोबिन बोन मैरो में बनता है और आरबीसी के अंदर पाया जाता है। फंक्शंस की बात करें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड के पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। इसी के कारण जो खून है वो लाल होता है। एडल्ट जो मेल होता है यानी जो जवान आदमी है उसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है? 13 से लेके 18 तक होनी चाहिए। जरूरी नहीं है भैया, कुछ लोग कहते हैं कि हीमोग्लोबिन मेरा तो बहुत ज्यादा 20 है, तब भी खराब है। ज्यादा होगा तो खून आपका पतला होने लगेगा, तब भी दिक्कत है। तो हीमोग्लोबिन होना चाहिए मेल में 13 से 18 के बीच, और जो फीमेल्स हैं उनमें होना चाहिए 12 से 16 के बीच में ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है भाई, ठीक। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ज्यादा हो तो ब्लड जो है वो पतला हो जाता है, खून पतला होने लगता है। हीमोग्लोबिन एक लाइफ सेविंग मेटालोमॉर्फिन प्रोटीन है जो रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन इसके बिना संभव नहीं है, यानी जो श्वसन क्रिया होती है वो इसके बिना संभव नहीं है कि ऑक्सीजन गैस ली और CO2 गैस को छोड़ दिया। ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का छोटा भैया है मायोग्लोबिन, ये भी एक लाल कलर का ही होता है, ठीक। इसमें भी आयरन ही होता है। ये भी मसल्स में ही पाया जाता, ये मसल्स में पाया जाता है, ठीक। वो कहाँ पाया जाता था बताओ? वो आरबीसी में पाया जाता है, ये मसल्स में पाया जाता है। इसका काम भी ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है। और ये भी मेरे भाई ग्लोबिन पार्ट यानी भाई प्रोटीन और हीम ग्रुप से मिलकर बना होता है, यानी ये सिंपल मेटालो प्रोटीन होता है। बस उसमें 4 हीम ग्रुप हुआ करते थे हीमोग्लोबिन में, तो वो 4 ऑक्सीजन को ले जा सकता था। ये भैया 4 को नहीं ले जा पाएगा, केवल 1 को ही ले जा पाएगा। यह हीमोग्लोबिन से छोटा होता है तथा यह सिर्फ एक O2 मॉलिक्यूल को ही बाइंड कर सकता है। यह ऑक्सीजन स्टोरेज और सप्लाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी हीमोग्लोबिन का जो छोटा भैया है वो कौन है? मायोग्लोबिन है भाई, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एल्कली मेटल। जो एल्कली मेटल हैं, जो क्षार धातुएं हैं, उनका हमारे शरीर में क्या क्या फायदा है, खास करके आपको सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताना है। तो एल्कली मेटल कौन होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब होती हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनमें Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या करता है? जो हमारी ब्लड प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है उसमें Na पॉजिटिव सबसे ज्यादा पाया जाता है। बॉडी का जो फ्लूइड है, हमारे शरीर में जो लिक्विड्स हैं, उनका जो बैलेंस है उन्हें मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में, जब भी कोई हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं, देखा होगा कई बार ब्लड प्रेशर लो हो गया, आप पड़े हुए हैं ऐसा करके, तो इसका मतलब क्या? जो भी एक्शन हम लोग करते हैं उसे जनरेट करने में Na पॉजिटिव आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो ब्लड का पीएच मान होता है, आप फाइनल ईयर में वो पीएच वैल्यू आपने सुनी होगी। तो भैया ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू एक स्केल है जो बताएगी कि जैसे हम लोगों के ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, तो 7.4 का मतलब है कि भैया हमारा ब्लड होता है क्षारीय, यानी
बेसिक होता है, तो ये बताएगा कोई अम्लीय है, क्षारीय है, बेसिक है, ये पीएच वैल्यू की बात होती है भाई, ठीक। तो ये ब्लड की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखता है। ग्लूकोज और एमिनो एसिड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट Na पॉजिटिव के द्वारा होता है। ग्लूकोज कहां से कहां जाएगा, एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन कहां से कहां जाएंगे, ये सब मेरे भाई ट्रांसपोर्टेशन में ये काम करेगा। पोटेशियम क्या करता है, कोशिकाओं के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, जो हमारी नसें वगैरह चल रही हैं, नब्ज वगैरह धड़क रही है, धड़कन वड़कन, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, देखा होगा बीपी बढ़ जाता है, लोग कहते हैं हमें अपनी धड़कन सुनाई दे रही, इसी वजह से होता है भैया, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी मांसपेशियां वगैरह सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एंजाइम है उनका एक्टिवेशन करता है। प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है, इनके निर्माण में मदद करता है। सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने लगती है। मसल में क्रैम्प, दर्द वगैरह ये सब होने लगता है, ठीक है। के पॉजिटिव की कमी से मसल्स में वीकनेस, हड्डियों में कमजोरी आ जाना, हार्ट बीट जो है वो इररेगुलर हो जाना, कई बार बहुत बढ़ जाना, कई बार बहुत कम हो जाना, ये सब Na पॉजिटिव और के पॉजिटिव की वजह से होता है। एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो पेपर में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ ले 2-3 नंबर में। ये एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो Na पॉजिटिव को हमेशा बाहर की तरफ फेंकता है और के पॉजिटिव को हमेशा अंदर की तरफ फेंकता है। कहां अंदर की तरफ, तो ये हमारी कोशिका है, ठीक। अगर आपको मान ले 3 नंबर में पूछ ले तो बना के दिखा देना, Na पॉजिटिव हमेशा बाहर की तरफ, ठीक, के पॉजिटिव हमेशा अंदर की तरफ, यही सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। ये एक सेल की बात यानी कोशिका के लिए बात की जा रही है भाई, ठीक। देखो भैया ये बहुत बड़ी यूनिट तो नहीं है, लेकिन इस यूनिट से हम आपको भरोसा दिलाते हैं 10 से 15 नंबर का पेपर आपको मिल जाएगा। कैसे, सबसे पहले तो आप ट्रेस एलिमेंट्स को ही याद कर लो। हम नहीं कहेंगे कि हमने 9 ट्रेस एलिमेंट्स लिखवाए हैं तो आप 9 याद कर लो, लेकिन हम कहेंगे कि भैया इनमें से 4-6 जो अच्छे हैं। जैसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आयरन के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक। जिंक के बारे में पता होना चाहिए। आयोडीन डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला है तो पता होना चाहिए भाई, ठीक। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप ट्रेस एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन पेपर में आता है 7 से 7.5 नंबर में, इसे बिल्कुल याद कर लो। और नाइट्रोजन फिक्सेशन पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक, पूरा डिटेल में लिखवा दिया। मेटालोपोरफायरिन याद करो ना करो, लेकिन इसमें जो हीमोग्लोबिन है मेरे हिसाब से तो पूरा ही पढ़ो, पेपर में आया हुआ है। ये 7 दिन हम केमिस्ट्री खत्म करने के बाद फिर आप देखना हम प्रॉपर आपको पेपर एनालिसिस भी डालेंगे। ये जो पूरा अक्टूबर निकलने वाला है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ गन शॉट डालने वाले हैं। तो अंधाधुंध तरीके से पढ़ते रहो, जो हम आपको बताते रहे। तो ये पूरा जो हीमोग्लोबिन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप इसे ट्राई भी कर सकते हो। कहां ट्राई करोगे, जब आपके मिड टर्म एग्जाम हो। अभी कुछ में होने लगे होंगे, कुछ में होंगे, तो मिड टर्म एग्जाम 2-4 दिन में आपके स्टार्ट होंगे। मिड टर्म एग्जाम देना जाके, और जो हम गन शॉट बना रहे हैं, देखना भैया इनमें से ही वही क्वेश्चन छप के आ जाएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन को जरूर पढ़ लेना। बायोग्लोबिन ठीक है, पढ़ो ना पढ़ो क्या फर्क पड़ता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सोडियम पोटेशियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सरल भाषा में बात कहें तो ये पूरा जो गन शॉट हमने बनाया है, ये सिलेक्टेड ही बनाया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे को अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो 10, 12, 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।